दोस्तों, आज के वीडियो में आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन दूंगा, जिसमें से आपको ये बताऊंगा कि आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है, कहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और कहां पर अंत होती है। केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ यात्रा में आपको खाने पीने की भी क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ यहाँ के जो ट्रैक हैं, इस ट्रैक के दरमियान आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ आपको इस ट्रैकिंग को करने के लिए आपको कितना समय लगेगा और भी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा और हर बातों को स्पष्ट रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं केदारनाथ की ग्रुप टूर लेके गया था। इस ग्रुप टूर में हमको ठंड का भी सामना करना पड़ा था, तो आप पर्याप्त मात्रा में अपने गर्म कपड़े भी साथ रखिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, आप बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता रहूंगा, जिससे आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो दोस्तों, यात्रा शुरू करते हैं। मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। अगर आप विभिन्न शहरों से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, या नहीं तो योगनगरी ऋषिकेश भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और मैं हरिद्वार उतरा रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ है बस स्टैंड। तो मैं वहां से बस पकड़ा, जो कि मेरी बस जाती थी सोनप्रयाग तक। तो यहाँ से आपको सोनप्रयाग तक जाने में लगभग 8 से 9 घंटे समय लगते हैं, अगर आपको ट्रैफिक जाम नहीं मिला तो। और यदि आपको ट्रैफिक जाम ज़्यादा मिलता है तो फिर आपको उतना ही विलम्ब होता जाएगा। दोस्तों, बस का किराया जो था सोनप्रयाग तक का, वो था 600 रुपया। इस पूरे रोड जर्नी का आप आनंद उठाते जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको प्राकृतिक दृश्य दिखेगा। बगल में आपको गंगा नदी दिखेगी और साथ ही साथ एक साइड आपको पर्वत दिखेगा। तो ये जो सफ़र है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि ये सफ़र आपको आराम से 8-9 घंटे में बिता सकेंगे। लेकिन आपको सोनप्रयाग तक पहुंचने से पहले 2 और दर्शनीय स्थल हैं, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ताकि अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो ये चीज़ों का भी आप आनंद उठाते चलें। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, देरा देवी का टेम्पल। दोस्तों, देरा देवी का यह टेम्पल जो है उसे गंगा नदी के बीचों बीच बनाया गया है, और ये टेम्पल पहले पानी में ही हुआ करता था, लेकिन डैम बना रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग के डैम के पानी की वजह से यहाँ का जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो गया। इस वजह से इस मंदिर को जल स्तर से उठाकर कुछ हाइट पर रखना चाहा। पंडितों द्वारा इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन यह मूर्ति नहीं उठी, क्योंकि माता की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और किसी के सामने नहीं चली। तो इस मंदिर में आने के लिए आपको मेन रोड से आधे किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ मंदिर में जाएंगे और आपको धारी माता का मूर्ति मिलेगा। इनके आप दर्शन कीजिए, माथे टेकिए और जय माता दी का नारा लगाते हुए आप अपनी यात्रा को पुनः शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आप जैसे ही देवप्रयाग पहुँचेंगे तो देवप्रयाग में आपको वहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह भी एक दर्शनीय स्थल है, जहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और वह फिर पुनः गंगा के रूप में विशाल रूप धारण करते हुए बह चलती है। तो दोस्तों, आप इस दोनों दर्शनीय स्थल का आनंद उठाते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सोनप्रयाग में बस पार्किंग भी है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको खुद की गाड़ी का भी आपको पार्किंग देखने को मिलेगा। यदि आप चाहें तो सीतापुर में भी स्टे कर सकते हैं अपनी गाड़ियों का, या नहीं तो आप चाहें सोनप्रयाग में भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आपको दोनों ही जगह पर आपको पार्किंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए अगली बात करते हैं, हमको रुकना कहाँ है और हमको क्या फ़ी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यह बताना चाहूँगा कि सीतापुर में सोनप्रयाग में बहुत नॉर्मल या स्टैंडर्ड रूम आपको मिलेंगे, ज़्यादा हाई फाई या लग्जरी नहीं मिलेगी। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो दोस्तों 1000 रुपया बेड होता है। वहां पर बेड सिस्टम चलता है। 1000 रुपया में आपको आराम से स्टे कर सकते हैं।
आपको इस रात आराम करना है और अगली सुबह हमको चलना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको यहाँ पर बोलेरो सुमो का लाइन लगना पड़ेगा। दोस्तों ये रहा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग ज़्यादा बड़ा नहीं बल्कि छोटा सा टाउन है, जहाँ पे आपको कुछ होटल्स देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पे दुकान देखने को मिलेगी। और तो दोस्तों ये रहा आपका सोनप्रयाग, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सामने दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो शेड दिख रहा है, इस शेड के नीचे आपको यात्रा पर्ची का वेरिफिकेशन होता है। और साथ ही साथ यहाँ से घोड़े खच्चर लेना चाहते हैं सोनप्रयाग से, तो वो भी यहाँ से पर्ची कटवा के यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइन है गौरीकुंड के लिए, सुमो बोलेरो के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो आपकी सुमो बोलेरो चलती है, जिसका किराया मात्र 50 रुपया होता है। तो दोस्तों ये गाड़ी जो आपको मिलती है, ये सोनप्रयाग से मिलती है, जो कि उत्तराखंड द्वारा चलाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी लाइन आपको लगभग आधा से 1 किलोमीटर देखने को मिलेगी, बट ये लाइन बहुत जल्दी आगे बढ़ती जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, आपको सुमो बोलेरो मिल जाएगी और आप पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। दोस्तों यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड के लिए। मैंने सुमो लिया, मुझे सुमो मिलते साथ ही लगभग 10 मिनट में मैं गौरीकुंड पहुँच गया। 50 रुपये का चार्ज होता है, मैंने ड्राइवर को दिया और मैं गौरीकुंड पहुँच गया। अब एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सुमो बोलेरो में अगर आपकी फैमिली एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो ये मत सोचिए कि एक ही गाड़ी में सब आ जाएंगे। आगे पीछे रहिएगा, क्योंकि लाइन में सभी कोई रहते हैं। अल्टीमेटली आपको पहुंचना आखिरी गंतव्य पर है, जो है गौरीकुंड। तो आगे पीछे भी अगर सुमो बोलेरो मिलती है तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखिए, आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको घोड़े खच्चर का भी रेट बता देता हूँ। दोस्तों पुराने रेट छोड़ दीजिए, अगर मैं नए रेट की बात करूँ तो दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो घोड़े खच्चर का चार्ज होता है, वह आपको देना होता है 2500 रुपये एक बार का, और रिटर्न का लेता है 1740 रुपये। तो वहीं दोस्तों मैं बात करूं आपकी डोली की या पालकी की, तो वज़न के हिसाब से होता है, जो कि उसका भी रेट होता है 7000 से 9000 या 10,000 तक। तो आप चाहे तो ये सब भी ले सकते हैं और मेरी यात्रा शुरू हो जाती है केदारनाथ के लिए। दोस्तों हम कुछ पैदल यात्रा करने के बाद हमारी केदारनाथ यात्रा जो दूरी है लगभग 10.5 किलोमीटर अभी और भी बची हुई है, और कुछ दूरी तय करने के बाद भीमबली आएगा। भीमबली वह स्थान है जहां से आपको बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई देखने को मिलेगी। भीमबली में दोस्तों आपको एक पुल पार करना है, और पुल के पार आपकी जो बची हुई यात्रा रहेगी वो इतनी दुर्लभ रहेगी कि आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी और आप एक बार में 100 से 200 मीटर से ज़्यादा एक बार में नहीं चल पाएंगे। चलिए आइए आगे का सीन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे जैसे आप अपने चढ़ाई आगे करते जाएंगे, वैसे ही आपको वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही शानदार, बर्फ़ के ग्लेशियर हो गई, आपके पर्वतीय रास्ते हो गए, साथ ही साथ आपको वहाँ की ब्यूटी, वहाँ के पर्वत, महादेव का जो ट्रैकिंग यात्रा है बहुत ही शानदार, अनोखा और शानदार है। तो आप हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप महादेव की तरफ प्रस्थान करते चलिए, और हमको लगभग ये यात्रा करने में 9 से 10 घंटे लग गए। अगर आप आराम से भी यात्रा करेंगे तो आप मान के चलिए कि तकरीबन 10 घंटे लगने ही हैं, और अगर आप आराम से चलेंगे तो 11 घंटे लगेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न भक्तों के मन में यह आता है कि केदारनाथ में स्टे की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे आपको एक बेस कैंप मिलेगा, और इस बेस कैंप में आपको दोस्तों हाउस हट मिलेंगे, और साथ ही साथ टेंट की भी व्यवस्था मिलेगी। हाउस हट की बुकिंग और आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। हाउस हट अगर आपको नहीं मिला तो आपको टेंट मिल जाएगा।
ये आपको 400 रुपया बेड मिलेगा। अगर आप बात की जाए प्राइवेट होटल की, तो प्राइवेट होटल भी लिमिटेड है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा और दिखाऊंगा भी दोस्तों। ये है हमारे महादेव का मंदिर प्रांगण, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमको महादेव के मंदिर के दर्शन हुए हैं और हम कतार में भी लगकर महादेव के दर्शन अवश्य करेंगे। लेकिन पहले हर हर महादेव का ज़ोर से आप कमेंट सेक्शन में नारा लगा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मंदिर के ठीक पीछे एक बड़ी सी पर्वत रखी हुई है और यह जो 2013 की आपदा आई थी, इस आपदा में यह शिला आकर मंदिर के पीछे अटक गई थी, जिससे पानी की धार के जो हिस्से थे वो 2 भाग में बँट गए थे, जिससे मंदिर के अंदर पानी प्रवेश नहीं किया था और मंदिर को किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं हुई थी। तो ये है महादेव की कृपा कि मंदिर के आसपास जितने भी होटल, धर्मशाला, लॉज, खाने पीने की जो भी रेस्टोरेंट हैं, सब ध्वस्त हो चुके थे, सब मलबे में तब्दील हो चुके थे। लेकिन महादेव के मंदिर प्रांगण में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब भोलेनाथ की कृपा थी। तो दोस्तों, इस प्रांगण में आप आएंगे तो कहा जाता है कि स्वर्ग कहिए या केदारनाथ, बात एक ही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।